ओके ये तो था हमारे पास 2D एरे का टॉपिक। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है दैट इज यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन से पहले आपको बताता चलूँ कि बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको याद है हमने आयोमेनिक हैश इंक्लूड आयोमेनिप एक लाइब्रेरी है, इसमें एक फंक्शन था, वो था सेट विथ का। सी आउट करके हम यहाँ पे सेट विथ करके ना हम यहाँ पे कुछ लिखते थे, जिससे क्या होता था ये 12 सीट्स या 12 लोकेशन रिजर्व हो जाती हैं और उसके अंदर फिर जो भी टेक्स्ट है जो पहली सी आउट होगी उसका टेक्स्ट उसके अंदर राइट असाइन करके आए। अब ये जो सेट विथ है ना, ये एक फंक्शन है जो कहाँ पे पड़ा हुआ है, आयोमेनिप लाइब्रेरी के अंदर। ठीक है, सिमिलरली आपको इस चीज़ का भी अंदाज़ा होगा कि सी मैथ हमने इस्तेमाल की थी लाइब्रेरी, उसके अंदर मुख्तलिफ फंक्शन पड़े हुए हैं, पावर का, ठीक है, इसके अलावा एस क्यू आर टी स्क्वायर रूट का, ये भी फंक्शन हैं। ठीक है, ये कहाँ पे पड़े हुए हैं, ये पड़े हुए हैं इनके अंदर। ठीक है, इस लाइब्रेरी के अंदर, सी मैथ के अंदर। इस तरह के फंक्शंस को बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शन ना, क्योंकि ये ऑलरेडी लाइब्रेरीज के अंदर मौजूद है। ठीक है, अब कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी मौजूद नहीं होते, वो हम खुद बनाते हैं। ठीक है, जो खुद बनाते हैं उन फंक्शन को बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। क्या बोलते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब मैं आपको एक बात काफी दफा बता चुका हूँ कि अ, जब हम मेन फंक्शन जब हम एग्जीक्यूशन स्टार्ट जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं, बेसिकली एग्जीक्यूट करते हैं, तो जो इसकी एग्जीक्यूशन है ना वो मेन से स्टार्ट होती है। ठीक है, कि बेशक जितने मर्जी फंक्शन लगे हुए हैं लेकिन वो एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट करेगा, मेन से। तो ये वाली बात आपने अभी फिलहाल के लिए नोटेड रखनी है। ठीक है, अब मेन भी एक फंक्शन है। ठीक है, ये भी एक फंक्शन है जो हम बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह हम किसी भी नाम से बना सकते हैं, इसका फंक्शन का नाम क्या है, मेन। मैं एक और बना देता हूँ, लेट से मैं नाम रखता हूँ फंक्शन का सेकंड मेन। अब नाम कुछ भी हो सकता है, मैंने नाम क्या रखा, सेकंड मेन। और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मेन फंक्शन लिखते हैं ना, जिस तरह मेन फंक्शन लिखने का सिंटैक्स है उस तरह इसका भी। अब ये मैंने क्या बनाया, एक और फंक्शन बनाया। सही है, और ये फंक्शन क्या कहलाएगा, यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, क्योंकि मैंने खुद बनाया। क्यों? क्योंकि मैं इसके अंदर जो चीज़ें लिखूंगा मैं वो लिखूंगा जो मैं खुद चाहता हूँ कि एक ऐसा फंक्शन हो जो ये काम करे। ठीक है, अब मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, इस फंक्शन का क्या काम है कि यूजर से उसका नाम लेगा। फॉर एग्जाम्पल ये यूजर से उसका रोल नंबर लेगा। तो मैं कैसे बनाऊंगा, स्ट्रिंग ए बी, ठीक है, और सी इन ए, और फिर सी इन बी। ठीक है, एक ऐसा बस सिंपल फंक्शन है, और उसके बाद लिखा आएगा सी आउट। सॉरी, कॉल आ गई थी। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ आएगा कि यू एंटर्ड, और फिर यहाँ पे आ जाएगा ए की वैल्यू और फिर आ जाएगी बी की वैल्यू। ये एक मैंने फंक्शन बनाया। ठीक है, ये फंक्शन जिसका नाम क्या है, सेकंड में। सही है। अच्छा, इसकी टाइप क्या है, रिटर्न टाइप, वो हम पीछे लिखते हैं। जिस तरह मेन के पीछे हम इंट लिख सकते हैं, फ्लोट लिख सकते हैं, उसका मतलब ये होता है कि वो फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, वो फंक्शन खुद क्या सेव करेगा। अगर आप चाहते हैं कि फंक्शन खुद कुछ ना सेव करे, फंक्शन खुद कुछ ना रिटर्न करे, फंक्शन के अंदर मौजूद जो वेरिएबल्स हैं बस वही हमारे लिए काफ़ी हैं, वो सेव जो कर रहे हैं चीज़, तो फिर हमें इसकी डाटा टाइप देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब नहीं देने के दो तरीके हैं कि नहीं देनी हमने डाटा टाइप, रिटर्न टाइप कुछ नहीं देनी। उसका एक तरीका तो ये खाली छोड़ दो, दूसरा तरीका ये है वाइड लिख दो। तो वाइड लिखना या खाली छोड़ना एक ही बात है। ठीक है, जिस तरह इधर मैं मेन खाली छोड़ देता था तो भी कोई एरर नहीं आता था, मैं चाहूँ तो यहाँ पे वाइड में भी लिख देता हूँ। वाइड का मतलब वही है कि आपने इसे कोई रिटर्न टाइप नहीं दी। ठीक है तो आप वाइड लिख भी सकते हैं क्योंकि मुझे कुछ रिटर्न नहीं कराना है। मैं रिटर्न भी कराने की तरफ आता हूँ कि वो कैसे करते हैं। तो ये मैंने एक फंक्शन क्या किया, यहाँ पे यूजर डिफाइंड फंक्शन लिख दिया। जब आपने पूरा यूजर डिफाइंड फंक्शन लिख दिया उसके बाद आपने यहाँ पे क्या कर देना है, सेमीकोलन डाल देना है कि एक यूजर डिफाइंड फंक्शन आपके यहाँ पे कंप्लीट हो। अच्छा, अब मैं आपको सिर्फ एक मज़े की बात बताता हूँ कि सी आउट मैंने किया, यहाँ पे मैंने लिखा दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, तो अब देखें जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो एग्जीक्यूशन किस चीज़ को देखेगी कि मेन कहाँ लिखा है।
ठीक है, जहाँ पे मेन लिखा हुआ नजर आएगा ना वो वाला फंक्शन खाली एग्जीक्यूशन करवाती है, वो वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, चाहे जितने मर्जी आपने फंक्शन डिफरेंट लिखे हैं, ठीक है, वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे अनटिल एंड अनलेस वो फंक्शन कॉल नहीं होता मेन फंक्शन के अंदर। अब मैं इसे रन करता हूँ तो देखें बस क्या रन हुआ, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, ये रन नहीं हुआ हत्ता कि था यहाँ पे। देखिए ये फंक्शन आपने बना लिया, आपने फंक्शन लिख लिया, आपने फंक्शन डिक्लेयर कर लिया, इनिशियलाइज करा लिया, सब कुछ ऊपर ही कर लिया। एक और तरीका भी होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए ये याद रखें दिस इज एनफ, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखनी है कि जितने भी आपने फंक्शन बनाने ना इस तरीके से, वो आपने मेन फंक्शन से पहले पहले बना देने हैं। एक और तरीका भी होता है लेकिन ये वाला तरीका बेस्ट है कि मेन फंक्शन से पहले पहले जितने भी आपने सेकंड फंक्शन बनाने हैं उससे पहले पहले बना दें, ठीक है, इसी फॉर्मेट के अंदर। अब आप कह रहे हैं कि हमने बना तो लिया, यूज नहीं हुआ, यूज करना है तो आपने इसको इस तरह कॉल करना है मेन फंक्शन के अंदर। अब आपको याद है हम जिस तरह पावर को कॉल करते थे, कैसे पावर फंक्शन को कॉल करते थे, ऐसे करके पी एस क्यू आर टी फॉर एग्जाम्पल एस क्यू आर टी फंक्शन को इस तरह करके कॉल करते थे ना, और इसके अंदर हम कोई भी नंबर लिख देते थे, क्योंकि वो फंक्शन बना ही इसलिए था कि उस फंक्शन में कोई ना कोई नंबर चाहिए होता था, कोई ना कोई इनपुट चाहिए होती। अच्छा अब जो फंक्शन बनाया उसे कोई इनपुट नहीं चाहिए, उसे हमने सिर्फ उसके नाम से कॉल करना है, सेकेंड मेन, ठीक है, और ये देखें बस ये यहाँ पे कॉल हो गया। अब ये ऑटोमेटिकली देखेगा जब एग्जीक्यूशन पहला प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगी, लाइन फिर चेक करेगी सेकंड प्रोग्राम ये है, उसके बाद एग्जीक्यूशन मूव करेगी ये, फिर ये वाली पूरी चीज कॉल होगी, ठीक है। तो देखें आपने रन किया, पहले पहले वो लिखा हुआ है दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, उसके बाद देखें एग्जीक्यूशन अभी एंड नहीं हुई, ये देखिए कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे पहुंची पड़ी एग्जीक्यूशन कि सीन फर्स्ट, पहले मैंने अली लेट से एंटर किया और फिर मैंने हसन एंटर किया, उसके बाद क्या होना चाहिए, ये देखें सी आउट यू एंटर्ड अली हसन, एक दफ़ा अली आना चाहिए और फिर उसका हसन, फिर मैं एंटर करूँगा, देखो यू एंटर अली हसन, तो आपको समझ आई कि मैंने एक और प्रोग्राम बनाया। तो आप क्या करते हो कि बड़े एक ही मेन में इतना लंबा सा प्रोग्राम बनाने के बजाय छोटे छोटे चंक्स में बना के रख देते हो अपना प्रोग्राम, ठीक है, ताकि आप सिंपली अगर वही प्रोग्राम आपको दोबारा यूज करना पड़ रहा है, अगर वही एंट्री आपने दोबारा लेनी, तो सिंपली ये बनने के बजाय कि मैं सबको दोबारा कॉपी करूँ और फिर पेज करूँ, आप उस प्रोग्राम को दोबारा दो दफ़ा कॉल कर लो, तो मैं इसको एक दफ़ा फिर कॉल कर लूँगा तो वो दो दफ़ा मेरे से मांग ले, ठीक है। तो ये जो मैंने बनाया ना ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है, और ये मैंने यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। आई गेस ये वाली चीज़ क्लियर हो गई आपको। अच्छा अब आते हैं कि रिटर्न टाइप क्या होती है। फॉर एग्जांपल मैं बनाना चाह रहा हूँ कि ऐसा प्रोग्राम, एक और प्रोग्राम बनाते हैं, इसे छोड़े एक और प्रोग्राम बनाते हैं जिसकी मैंने रिटर्न टाइप दिया इंटीजर, इस प्रोग्राम का नाम दिया मैंने सम, ठीक है। तो ये करेगा क्या, ये लेगा हमारे पास दो इनपुट्स, ठीक है, ये लेगा आपके पास दो इनपुट्स, सेकेंड इनपुट ले रही और इस दोनों का सम रिटर्न करेगा। अब देखिएगा, ठीक है, एक तरीका तो यह है कि मैं एक और इंटीजर लूँ सी के नाम से, ठीक है, और सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। इस केस में क्या हुआ है कि नंबर सी इन दोनों का सेव हुआ है सी में हुआ है, वो मेन फंक्शन में सेव नहीं हुआ, मतलब यहाँ सम के अंदर सेव नहीं हुआ, वो फंक्शन सेव वो इन दोनों का जो आंसर है वो सेव हुआ है सी में। मैं चाह रहा हूँ कि फंक्शन सेव करे ये वैल्यू जो आंसर आएगा इन दोनों का, उसके लिए इसीलिए तो मैंने इसे डाटा टाइप दिया है कि अब मैं चाहता हूँ कि इंटीजर टाइप की एक वैल्यू ये खुद भी सेव करने के काबिल। तो जब इसके अंदर एबिलिटी है सेव करने के लिए, सेव करने की, तो आप ऐसे करके लिख सकते हो, देखो रिटर्न, रिटर्न की कमांड इस्तेमाल होती है अगर फंक्शन को कुछ सेव करवाना है आपको। आप फंक्शन में क्या सेव कराना है, सी की वैल्यू ना तो आप यहाँ पे सिंपली लिख देंगे सी, ठीक है, तो फंक्शन में सी की वैल्यू सेव कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे सम के अंदर एक वैल्यू सेव होगी है, कौन सी, सी की, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अब ये प्रोग्राम मुझे नहीं लगता कि आपको समझाने की जरूरत है, इसमें क्या हुआ जो भी हुआ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता है। अब मैंने सिर्फ आपको फ़र्क बताना है कि फ़र्क क्या होगा। देखें अब कॉल उसी तरह करेंगे
जिस तरह आपने कॉल किया था सेकंड मेन को, इस तरह सम के नाम से बने ना, इसको सम से कॉल कर दिया, सम, ये आपने इसे सम के नाम से कॉल कर दिया। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, मैंने रन किया, देखिए पहले तो वो वही लिखा हुआ आएगा दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, उसके बाद क्योंकि वो पहला वाला कॉल हुआ है ना पहले फंक्शन, ये वाला फंक्शन वो पीछे वाला है, ये तो वही फंक्शन है कि दो एंट्री है स्ट्रिंग टाइप, मैंने एक खाली एक हसन एंट्री दे दी और ये, उसके बाद देखें अगला प्रोग्राम भी कॉल हुआ है, यहाँ पे देखें सम वाला, देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लीज एंटर योर, सम वाला कॉल होना, सम में पहली लाइन क्या आती, प्लीज एंटर योर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर ये रहा, फर्स्ट नंबर लिखा हुआ आ गया, इसको हम लिखते हैं फर्स्ट नंबर, लेट से 12, सेकंड नंबर भी वो कह रहा है, सेकंड नंबर लिखते हैं हम 13, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ, हमने फर्स्ट नंबर भी पुट कर दिया, हमने सेकंड नंबर भी पुट कर दिया, लेकिन उसके बाद देखें इस पूरे फंक्शन के अंदर, इस पूरे फंक्शन के अंदर हमने कहीं पे आंसर प्रिंट नहीं कराया, हमने खाली आंसर सेव कराया, वो आंसर कहाँ पे सेव है, सम के अंदर, यहाँ इस सम के अंदर वो आंसर सेव है सी का, ठीक है। अब उसको कैसे लाएं मेन फंक्शन के अंदर, ये क्वेश्चन होना चाहिए। तो इस तरह अगर आप खाली लिखेंगे ना, तो फिर तो वो, अगर आप लिखेंगे, देखें अगर आप एक, आपके पास एक वेरिएबल होता है, लेट से एक वेरिएबल है p, उसके अंदर एक सेव है 10, उसके अंदर इसके डेटा टाइप, जब आप चाह रहे हैं कि ये p प्रिंट हो, तो आप क्या करते हैं, सी आउट, आप क्या करते हैं, सी आउट p, ऐसे ही ना आप करते हैं, तो वो जो p की वैल्यू होगी ना, p के अंदर 10 है, वो प्रिंट हो जाएगी। अब क्योंकि आपको पता है कि सम के अंदर एक आंसर सेव हुआ है, ठीक है, वो आंसर क्या है, सी का, वो एंड पे आप चाहते हैं डिस्प्ले भी हो, तो आपने क्या करना है, सी आउट सम, इससे क्या होगा कि वो पूरा सम का फंक्शन रन भी करेगा और जो आंसर है वो प्रिंट भी होगा, क्योंकि देखिए सम एज अ वेरिएबल भी यहाँ पे काम कर रहा है ना, जिसके अंदर जिसको हमने रिटर्न कराई हुई है सी की वैल्यू, ठीक है, सी क्या था इन दोनों का सम, वो चला गया यहाँ के पास, तो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब चेक करते हैं क्या फर्क आएगा। तो वो जो पिछले वाली चीज़ है वो तो ऐसे ही आएंगी। अच्छा, उसके बाद फर्स्ट नंबर 12, सेकंड नंबर 12, एक मिनट, अब ये हुआ क्या है देखें, क्योंकि सम दो दफा कॉल हुआ है, एक ना पीछे भी सम कॉल हुआ है, इससे तो कुछ नहीं हुआ ना, ठीक है, जब दोबारा सम कॉल हुआ है एक और दफा, उसके बाद ही वो फिर दोबारा आ गया, ठीक है। यहाँ तक तो ये वो था ना कि जिससे कोई आउटपुट नहीं आई, अब मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि अब इसमें क्योंकि सी आउट कराया है, तो एंड पे आंसर भी आपको पास वो कुछ ना कुछ देगा। तो पहले मैंने 12 पुट किया, फिर मैंने 13 पुट किया, देखिए आंसर क्या है 25, ये 25 कहाँ पे बेसिकली था, इस सी में, सी से चला गया रिटर्न होके किधर, सम में, और सम के अंदर से आपने कहाँ पे करा दिया उसे, सी आउट, ठीक है। तो इस तरह अगर मेन फंक्शन के अंदर आपने कुछ सेव कराना है तब आप उसकी रिटर्न टाइप देते हो, ठीक है, कि इंटीजर टाइप सेव कराना है, फ्लोट टाइप सेव कराना है, कैरेक्टर टाइप सेव कराना है। अच्छा, इसी तरह अगर आप सेम वैल्यू यूज करना चाहते हो मेन फंक्शन के अंदर, ठीक है, आप चाहते हो ये वाली वैल्यू यूज करनी है, तो आप सिंपल क्या करो कि इस पी लेट से ना ऐसे भी कर सकता हूँ, पी के अंदर ना मैं इस सम की वैल्यू सेव कर लूँ, पी इज इक्वल्स टू, इससे वो कॉल भी होगा और साथ जो इसका आंसर आएगा वो सम में होगा ना, सम से वो किधर चला जाएगा पी में, तो आप इस पी को आप एनीवेयर इन द प्रोग्राम यूज भी कर सकते हो, ठीक है। इसलिए इस चीज़ को कहते हैं रिटर्न टाइप, ठीक है, और इसलिए हम ये यूज़ करते हैं। मैं एक जो ये सारी चीज़ें हटाता हूँ आपको, ताकि दिस इज माई फर्स्ट, यहाँ पे देखें दो ही प्रोग्राम हमने बनाए हैं और दोनों प्रोग्राम यहाँ पे कॉल भी किए हैं। दूसरा प्रोग्राम देखें, अब अभी स्टिल ये सी आउट नहीं कराया आपने, सिर्फ इसकी वैल्यू आपने सेव करा दिया पी के अंदर, और उसके बाद आप सी आउट लिखेंगे यहाँ पे, पर आंसर इज, योर आंसर इज इधर बैक स्लैश एन, और योर आंसर इज पी, ठीक है, योर आंसर इज पी। तो अब देखें यहाँ पे वो जो यूज़र एंटर करेगा इसको, वो पी का एक आंसर आएगा और वो यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। तो आपने दोबारा अगर सम कराना है एक और दफ़ा, तो एक और दफ़ा दोबारा सम कॉल कर लें और फिर आंसर सेव करा लें, फिर प्रिंट करा लें, तो देखिए एक ही चीज़ आपको बार बार लिखनी नहीं पड़ेगी। हाँ, ये पी वो कह रहा है पी है क्या भाई, सर तो सही, तो यहाँ पे पी को हमने क्या किया, डाटा टाइप दे दी इंटीजर टाइप, क्योंकि इंटीजर टाइप की वो सेव करता है। तो ये हमने प्रोग्राम रन किया, तो ये देखिए प्रोग्राम कहाँ से रन होगा, पहले तो ये सेकंड मेन ना, सेकंड मेन कहाँ पे रहा, ये इसने तो खाली एंट्री लेनी है, तो फंडामेंटल स्पेलिंग है और प्रोग्रामिंग, ये तो बस वैसे ही बस प्रोग्राम। सेकंड प्रोग्राम देखें ये कॉल हुआ है यहाँ पे, देखें इस जगह के ऊपर, तो कॉल भी होगा और जो वैल्यू है वो खुद ब खुद पी में चली जाएगी,
जो जो सम में जाएगी ना वैल्यू, रिटर्न हमने कराई सी के लिए, और फिर उस पी को हमने प्रिंट करा दिया बाद में। तो यहाँ पे देखें पहले नंबर इंटर किया 13, दूसरा इंटर किया 14, तो देखें आंसर आया होगा 14 और 13 का 27, वो 27 गया होगा पी में, और पी से किधर चला गया ये। तो ये वाला काम आप जब करना हो ना, फंक्शन में खुद सेव करानी हो, तो आप रिटर्न टाइप कोई ना कोई देते हो। अगर आप नहीं चाहते फंक्शन कुछ ना, तो फिर आपने वाइड यूज़ करना है, कुछ भी नहीं यूज़ करना, ठीक है। अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि चलो आप वाइड यूज़ कर दो, ताकि आपको पता चले कि आपने उसकी कोई नहीं दी हुई डाटा टाइप, ठीक है, रिटर्न टाइप, ठीक है। होप सो आई एम क्लियर अप टिल नाउ। और बाकी ये आपकी इस वीक में कराना था, बाकी इंशाल्लाह हम इसको इसी को कंटिन्यू करेंगे, पॉइंटर्स पे फंक्शंस को थोड़ा सा और डीपली पढ़ेंगे। आपके जो इस बार के लैब टास्क होंगे वो आप देख लें। लैब टास्क भी आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको फिर प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। तो लैब टास्क आपके हैं ये आसान से। आपने एक बनाना है, मेक अ प्रोग्राम टू टेक डेसिमल नंबर एंट्री थ्रू टू द एरे, सॉर्ट द एरेज, सॉर्ट द रोज एंड डिस्प्ले द एरे इन, display the array for a metric, display the array in the form of a matrix, ठीक है। तो मतलब आपका जो एंड पे आंसर आना चाहिए वो मैट्रिक्स के फॉर्म में आना चाहिए, इस तरह करके, ठीक है। आपने एंट्री लेनी है, किस में लेनी है, 2D एरे के अंदर, चाहे 3x3 चाहे 2x3, जैसे भी आप लेना चाहते हैं। तो फिर आपने उसकी रॉस को सॉर्ट करना है, सॉर्टिंग का वही तरीका है, लेकिन आपने 2D एरे की रॉ कैसे सॉर्ट करते हैं इसको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। वहाँ तक सॉर्टिंग का आपने जो प्रोग्राम पढ़ा ना, उसी को थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ेगा बस। फिर आपका आंसर ऐसे प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि जो पहली रो होगी उसके बाद एंड एल चला जाएगा, फिर सेकंड रो स्पेस के साथ प्रिंट हुई, फिर एंड एल चला गया, तो एक किस्म की एरे बन जाएगी आपके पास। सेकंड आपने प्रोग्राम बनाया, मेक द फंक्शन दैट टेक योर नेम एंड सीएमएस आईडी, कॉल द फंक्शन, ये तो वही काम है तो मैंने आपको यहाँ पे कराया भी है। बस यहाँ पे आपने क्या कर देना है, एंट्री ले लेनी है सीएमएस आईडी और नेम की, और उसे कॉल करा देना है। तो एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो सीएमएस आईडी और नेम की एंट्री दे। और थर्ड आपने प्रोग्राम बनाना है, मेक अ फंक्शन, एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। प्रोग्राम और फंक्शन में फ़र्क होता है। एक फंक्शन बनाना है जो मैट्रिक्स की, जो मैट्रिक्स होती है मैट्रिक्स, ठीक है, उसकी एडिशन परफॉर्म करे। दो मैट्रिक्स की एडिशन, पता है ना, 2x2 बेशक ले लें, उन दोनों को आपस में ऐड करके, तो जो पहली मैट्रिक्स, जो पहली एरे क्रिएट होगी A00 का, दूसरे की एक और एरे का भी प्लस, मतलब आपको पता है ना, पहला नंबर पहले से प्लस होता है, दूसरा नंबर दूसरे से, तीसरा नंबर तीसरे से, इस तरह एडिशन करे, और उसी फंक्शन को आपने कॉल करना है मेन फंक्शन के अंदर। मतलब कि आपने प्रोग्राम यहाँ पे बनाएंगे, इस जगह के ऊपर आप प्रोग्राम बनाएंगे, लेट्स से मैट्रिक्स एडिशन के नाम से, स्पेस नहीं देनी होती दरमियान में, स्पेस के बजाय आप ये इस्तेमाल करते हैं। तो एक मैट्रिक्स एडिशन का प्रोग्राम बनाना है, उसमें आपने क्या करना है, दो मैट्रिक्स है ना, तो इंटीजर टाइप ले लें, फ्लोट टाइप ले लें, दो आपने एरे डिक्लेयर करनी होगी फिर। तो एक भी 2x2 की, और लेट्स से दूसरी भी आपके पास 2x2 की एरे, क्योंकि आपको पता है ना कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, तब एडिशन पॉसिबल होती है मैट्रिक्स की, मैट्रिसेस की। तो ये दो एरेज आ गई, अब इन दोनों का आपने सम कराना है, ठीक है। तो आप यूज़र से ही दोनों एरेज ले लें, वो उसी तरह जो मैंने आपको एंट्री लेने का बताया, ठीक है। और फिर फॉर लूप लगा के मैं आपको सिर्फ एक तरीका बता देता हूँ, ठीक है। ये चले सारा ही हो जाएगा। फिर तरीका क्या है, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज स्मॉलर और इक्वल टू, इस केस में क्या होगा 1 ना, क्योंकि 2 तक आपने डिक्लेयर कराई हुई है, तो ये 1 तक 0 और 1 तक 1, आई प्लस प्लस। और एक और, क्योंकि मैंने कहा है दो फोर लूप्स लगते हैं इस चीज़ के लिए, यहाँ पे मैंने दो फोर लूप्स लगा दिया, एक को आई कह दिया, एक को जे, क्योंकि दोनों आई हो जाएंगे तो फिर वो आपको एरर आने का चांस क्या, कंफर्म श्योरिटी होगी। तो अब देखें आपने करना बेसिकली ये है कि ऐड करना है, तो एक आंसर के लिए भी तो ऑब्वियसली आपको चाहिए ना, एक और चाहिए आंसर के नाम से एरे, जिसमें आप आंसर सेव कराएंगे। तो यहाँ पे ANS के नाम से, वो भी 2x2 ही होनी चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि जो 2x2 का सम होगा वो भी एक 2x2 मैट्रिक्स से होगी। तो आप देखें हो क्या रहा है, ये देखिएगा ध्यान से, आई जे, ठीक है, इक्वल्स टू, आंसर, आंसर में सेव करा रहा हूँ मैं, आंसर में सेव करा रहा हूँ, और ये आ जाएगा A
आई जे प्लस बी आई जी। तो ये देखें ऑटोमेटिकली ये लूप चलेगा तो खुद ब खुद सारे सम होते जाएंगे सेम ऑर्डर वाले। देखें पहले जब जीरो सब जब आई की वैल्यू जीरो होगी जे की वैल्यू भी जीरो होगी तो जीरो 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 तो ए जीरो जीरो बी जीरो जीरो आपस में सम होके आंसर की ए जीरो जीरो। ये बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए मैंने आपको वैसे तो समझ आ देना चाहिए लेकिन समझ आ जानी चाहिए लेकिन ये देखिए ना एक मैट्रिक्स आपकी लेट से ये ए होगी उसमें मैं अभी रैंडमली ले रहा हूँ लेकिन आपने ये एंट्री लेनी होगी यूज़र से। ठीक है ये ए मैट्रिक्स हो गई। इसी तरह एक और मैट्रिक्स आ जाती है लेट से 3 5 9 7 जो भी ये बी मैट्रिक्स होगी। ठीक है वो जो मैंने ए और बी के नाम से बनाई है और एक आंसर के नाम से बनाई है। आंसर के नाम से बनाई है और आंसर के नाम से जो मैट्रिक्स है वो एडिशन करा रही है तो ये और ये ऐड होने हैं। ठीक है तो वो देखो मैंने पहला लूप जो लगाया है वो लूप क्या कर रहा है ये जो लूप्स लगाए हैं देखो जीरो जीरो। अब मैंने आपको बताया ना ये जीरो जीरो है। पहला नंबर जीरो जीरो अगला नंबर जीरो वन इंडेक्सेस मैंने कहा यहाँ पे जीरो से स्टार्ट होता है ये 10 और ये 11। तो सिंपली क्या हुआ आपके पास कि इस लाइन में ए जीरो जीरो आपने सम हो गया तो ए जीरो जीरो यहाँ पे क्या था 2 और यहाँ पे क्या था ए जीरो बी जीरो जीरो 3। देखिए बी जीरो जीरो ये 3 तो 2 + 3 करके आंसर कहाँ पे आ गया है आंसर की जीरो जीरो आंसर की जीरो जीरो ये प्लेस बनती है ना यहाँ पे आके 5 सेव हो गया। सिमिलरली करते करते अगली दफ़ा जे की वैल्यू 1 हो जाएगी तो देखो 0 1 0 1 0 1 तो जो 0 1 वाली वैल्यूज हैं ये दोनों ये और ये दोनों सम होके कहाँ पे सेव हो जाएंगी इसके 0 1 में ये रिप्लेस बनती है सेव हो गई। उसके बाद आपने आंसर को डिस्प्ले कर देना लेकिन आपका जो आंसर है वो डिस्प्ले होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स तो वो आपको एक स्पेस लगानी पड़ेगी बस आंसर में वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है वो आप कर लेंगे। तो ये 3 प्रोग्राम्स हैं ये जो आपने बनाना है बनाने आपका लैब टास्क 8 होगा। ठीक है अगर आपको किसी किस्म का मसला दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लैब लेकिन ये इसमें कोई कंपटीशन नहीं है ये आपने लैब से भी बनानी होगी। मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए अल्लाह के हवाले।